स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। 1980s के बाद चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ में फिनोमिनल ग्रोथ देखने को मिली है, फिनोमिनल इंक्रीज देखने को मिला है, जिसे हर एक देश समझने की कोशिश करता है कि क्या ऐसा चाइना ने किया जिसकी वजह से इनका देश इतना विकास हुआ। और इस ग्रोथ में MSMEs का रोल बहुत अहम देखने को मिलता है कि यहां पर एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन के ऊपर मेजर फोकस दिया गया। बट उस एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन सिर्फ कहने से नहीं होती भैया, उनको अगर आप नया कोई प्रोडक्ट बनाना भी है, इनोवेट भी करना है, एक्सपेंशन भी करनी है, उसके लिए फंड्स की तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अब उन्हीं फंड्स में बैंकिंग ने एक बहुत अहम रोल निभाया कि जहां चाइना का बैंकिंग सिस्टम क्लोज टू जीरो माना जाता था, अब दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम यहां पर बन चुका है। और वहीं अगर इस रिसर्च पेपर की बात करें कि किस तरीके से चाइनीज बैंकिंग इंडस्ट्री ने हेल्प किया है चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ को पिछले 50 सालों में, तो बहुत सारे पॉइंट्स यहां पर देखने को मिलते हैं कि उनके द्वारा फिनोमिनल कैपिटल इन्फ्यूजन वहां पर किया गया, खासकर आपके नए स्टार्टअप्स में, इनोवेटिव सेक्टर्स में, ताकि अगेन उस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को वहां पर एनहांस किया जा सके, जिसके बेसिस पर वो ग्लोबल सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा बन सके। और आज के समय में वो वही वहां पर बन चुके हैं। अब थोड़ा सा मैं इसको लिंक करूंगा रिसेंट जो कॉन्फ्लिक्ट या रिसेंट जो एक टैरिफ वॉर यहां पर चल रहा है इंडिया और US एज वेल एज जो नेक्सस यहां पर बन चुका है चाइना के साथ भी, रशिया के साथ भी। द पॉइंट इज इंडिया के लिए बहुत मुश्किल है इस पर्टिकुलर टैरिफ वॉर से मिटिगेट करना। रीजन इज क्वाइट सिंपल, बिकॉज इंडिया के पास कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं है जिसके बेसिस पर वो कहे कि भैया ये तो हम ही सप्लाई करते हैं, हम नहीं करेंगे तो आपको कोई भी नहीं करेगा, राइट। चाइना ने अपना वो एक डोमिनेंस वहां पर क्रिएट करके रखा है, चाहे वो रेयर अर्थ मिनरल्स के केस में हो, बाकी आपकी चिप्स के केस में हो, या जितने भी आपके इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, डीप टेक के प्रोडक्ट्स हैं उनके केस में हो, राइट। तो कहीं ना कहीं इंडिया को भी अगर समय पर मेजर रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, तो उन रिफॉर्म्स में टाइम एंड अगेन यही पॉइंट मेंशन किया जा रहा है दैट दिस इज द टाइम व्हेन वी आर सपोज्ड टू डू रिसर्च एज वेल एज इनोवेशन, दिस इज द टाइम व्हेन वी आर सपोज्ड टू सपोर्ट आवर स्टार्टअप्स, दिस इज द टाइम व्हेन वी आर सपोज्ड टू फोकस ऑन मच लार्जर इकोसिस्टम ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, जिसके बेसिस पर हम अपने आप को विकसित भारत के तरीके से यहां पर देख सकते हैं। तो उसी विकसित भारत में अगर हमारा इंडियन बैंकिंग सिस्टम देखा जाए तो अभी तक बहुत अच्छा काम किया है, चाहे फिर आपकी डिपॉजिट्स एंड ग्रोथ के केस में हो, आपकी रिटर्न ऑन एसेट्स के केस में हो, या हमारा क्रेडिट ग्रोथ के केस में हो, या फिर आपके NPS की रिडक्शन के केस में हो। पिछले कुछ सालों में फिनोमिनल ग्रोथ यहां पर हमने देखी है अक्रॉस ऑल द पैरामीटर्स, एंड जो भी चैलेंजेस थे उनको भी इंडियन बैंकिंग सिस्टम ने बहुत अच्छे से निभाया है। बट अब शायद वो समय आ चुका है कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम स्टेबिलिटी को थोड़ा सा बैक सीट पर रखते हुए ग्रोथ के ऊपर यहां पर फोकस करे। अब हालांकि इंडियन बैंकिंग सिस्टम आउट ऑफ द ब्लू तो कुछ नहीं कर सकता, इन दी एंड RBI से ही यहां पर परमिशन उनको चाहिए होगी। बट द पॉइंट इज देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल दैट दिस बैंकिंग सिस्टम हैज। अगर हम अगेन बैंकिंग के जो फोकस एरियाज हैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में अगर उनके ऊपर फोकस किया जाए, तो अभी भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस है। UPI के थ्रू, आपकी फाइनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के थ्रू, पेमेंट बैंक्स के थ्रू, ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर फोकस रखा जा रहा है। रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस को पूरा करने के ऊपर फोकस रखा जा रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर फोकस रखा जा रहा है। एट द सेम टाइम एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन के ऊपर भी फोकस है, बट अगेन दैट फोकस इज क्वाइट लेस देन एज कंपेयर टू द अदर पैरामीटर्स। तो शायद अभी वो समय आ चुका है कि जहां हम इस पर्टिकुलर पैरामीटर के ऊपर बैंकिंग का फोकस और यहां पर बढ़ाने की आवश्यकता है, बिकॉज अब समय है जब इंडियन स्टार्टअप्स को, इंडियन इनोवेशन सेक्टर को फंड्स की जरूरत पड़ेगी। बिकॉज जिस तरीके की वॉलेटाइल सिचुएशन हम ग्लोबल इकोनॉमी में करंटली देख रहे हैं, ऑल क्रेडिट गोज टू द ट्रम्प भाई साहब, उसके बाद वी नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग और स्ट्रॉन्ग इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी सेटअप, जिसके बेसिस पर हम भी अपने खुद के प्रोडक्ट्स यहां पर क्रिएट कर सकें। अब हालांकि R&D के लिए इनोवेशंस फंड्स वहां पर अनाउंस किए गए हैं, बट अब वो फंड्स भी बहुत मल्टीलेड सिस्टम के थ्रू होते हुए फिर आगे जाके आपके इन स्टार्टअप्स को प्रोवाइड किए जाएंगे। और वो फंड्स अगेन जितना भी 1 लाख करोड़ का एलोकेशन की वहां पर बात की गई, इट इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द डिमांड ऑफ करंट स्टार्टअप इकोसिस्टम। हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम को और फंड्स की यहां पर आवश्यकता है। तो क्या इंडियन बैंकिंग सिस्टम इन फंड्स को प्रोवाइड कर सकता है? बिकॉज टारगेट्स तो हमारे बड़े हैं। हमने विकसित भारत की यहां पर बात करी है, जिसमें अक्रॉस डिफरेंट पैरामीटर्स पे हम खुद को ग्रो करना चाहते हैं, एंड इन सभी ग्रोथ को यहां पर लिंक किया जा रहा है एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन के साथ। कि अगर हमारी एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन अच्छी रही तो उस केस में हम अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स मेजर ग्रोथ यहां पर विटनेस कर सकते हैं। बट पॉइंट वही है ना कि एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन करना तो कहना शायद बहुत इजी है, करना उतना ही मुश्किल है। बिकॉज जब भी आप कोई नई चीज क्रिएट करते हैं आपको फंड्स की जरूरत पड़ती है, कंपनीज खुद को एक्सपैंड करती हैं, उन्हें फंड्स की जरूरत पड़ती है, कैपिटल की जरूरत पड़ती है। अब वो कैपिटल प्रोवाइड कौन करेगा?
तो पहले तो हमारे देश में उस प्रकार के एंजल इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर है, राइट। बट अब एंजल इन्वेस्टर्स के केस में भी कुछ कंसर्न्स यहाँ पर रेज किए जा रहे हैं, बिकॉज सेबी ने कुछ गाइडलाइंस में चेंजेस लाई हैं, जिसकी वजह से शायद हो सकता है एंजल इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर कम हो जाए। बिकॉज सेबी कह रहे हैं कि भैया एक्रीडेशन यहाँ पर हासिल करो, अपनी नेटवर्थ, अपने सारी फाइनेंशियल डिटेल्स यहाँ पर डिस्क्लोज करो, तब जाके आपको टैग मिलेगा कि जी हाँ आप एंजल इन्वेस्टर और इंडिया में यहाँ पर आप ऐसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वहीं अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें कि उनके द्वारा नए बिजनेसेस, नए स्टार्टअप्स में बहुत लिमिटेड इंटरेस्ट, बहुत लिमिटेड लोन्स यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं, और लो इंटरेस्ट लोन्स तो भैया कोई मतलब ही नहीं है। एंड बिलीव मी, ये चीज शायद आप भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि कोई भी अगर ग्रोइंग स्टार्टअप होगा जो कि एक मेजर इनोवेशन या डीप टेक के ऊपर यहां पर काम कर रहा है, वो स्टार्टिंग के भैया 3 से 4 या 5 साल तक किसी प्रकार का रेवेन्यू शायद जनरेट ना कर पाए। उसके लिए वैसे कैश फ्लोज मेंटेन करना मुश्किल है। और वहीं अगर हमारा इंडियन बैंकिंग सिस्टम 10 से 11% का इंटरेस्ट रेट वहां पर चार्ज करेगा, सो आपको क्या लगता है, क्या वो स्टार्टअप इकोसिस्टम इस प्रकार के फंड्स को ऑब्टेन कर पाएगा? उसके लिए क्या फिजिबल है, या उसके लिए एक अच्छा डिसीजन भी है? नहीं है। फिर उसको बाकी ऐसे एंजल इन्वेस्टर्स को ढूंढना पड़ेगा, जो कि अगेन थोड़ा मुश्किल होने वाला है आने वाले इकोसिस्टम में, जिस प्रकार की सेबी की गाइडलाइंस में यहाँ पर चेंजेस आए हैं। एक्रीडेशन का सिस्टम लाया गया है, जिसकी वजह से कह रहे हैं कि बहुत सारे जो आपके एंजल इन्वेस्टर्स हैं वो खुद को शायद एक्रीडेट ना करवाएं, वो नहीं अपनी डिटेल्स डिस्क्लोज करना चाहेंगे, राइट। नाउ द पॉइंट इज कि किस तरीके से अब ये पूरा बैंकिंग सिस्टम यहां पर काम कर सकता है एंजल इन्वेस्टर्स के तौर पर, कैसे ये स्टार्टअप्स को बूस्ट प्रोवाइड कर सकता है, क्या चेंजेस यहां पर बैंकिंग इकोसिस्टम में लाए जा सकते हैं जो कि हेल्प कर सकता है उनको ये एंजल इन्वेस्टिंग के ऑप्शन को यहां पर एक्सप्लोर करना। तो आइए आज के सेशन में हम यही कुछ बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। बट बिफोर बिगिनिंग एक सिंपल सा सवाल आप सभी के लिए यहां पर रखा गया है कि बैंकिंग सेक्टर में भैया कौन कौन से आपके ऐसे कॉम्पोनेंट हैं जिसे हम एसेट यहां पर मानते हैं। तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में, बहुत सिंपल सा सवाल है। चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर मेंशन कीजिए। And if you are preparing for the civil services and you are facing any kind of difficulty with respect to economy as a subject, you are more than welcome। आप कभी भी आके मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आप इस कम्युनिटी का यहाँ पर हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पर हम अगेन मॉक क्वेश्चंस, लाइव डाउट सेशंस यहाँ पर कंडक्ट करते रहते हैं। एंड इफ यू वांट टू हैव एनीथिंग दैट यू वांट टू डिस्कस, ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं। एंड उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि करेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं 2026 के लिए, भैया वो समय आ चुका है कि अब आप इससे ज़्यादा डिले नहीं कर सकते। यू कैन नॉट प्रोक्रेस्टिनेट एनी मोर। आपको वो डू और डाई वाली सिचुएशन आपकी शुरू हो चुकी है, अगस्त शुरू हो चुका है, तो आपको भी अपनी प्रिपरेशन में एक मेजर चेंज लाने की यहाँ पर आवश्यकता है। तो उसी के बेसिस पर हमारा 8 अगस्त से इवनिंग बैच यहाँ पर शुरू हो रहा है, राइट। प्रतिज्ञा बैच है, P2I बैच है, दैट मीन्स आपका प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की जो पूरी प्रिपरेशन है वो हम यहाँ पर कवर करते हैं। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कंटेंट कवरेज रहेगी ताकि एक होलिस्टिक प्रिपरेशन हो सके। रेगुलर टेस्टिंग वहाँ पर की जाती है। मंथली टेस्ट में अगर आप अच्छा परफॉर्म करो आपको कैश रिवॉर्ड दिए जाते हैं। एंड फॉर दिस पर्टिकुलर बैच जो टॉप 10% परफॉर्मर्स रहेंगे इस बैच के लिए, उनके लिए एक ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल रहेगा प्रीलिम से पहले कि दे कैन कम टू अस। ऑफलाइन सेटअप में हम तैयारी कर सकते हैं। द कंप्लीट फूड एंड लॉजिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। उन्हें बिल्कुल भी कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पर पे करने की आवश्यकता नहीं है। एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, बट वो सिर्फ टॉप 10% परफॉर्मर्स के लिए है। एंड बाकी जितने भी बैच में स्टूडेंट्स रहेंगे उन सभी के लिए वही सिस्टम ऑनलाइन भी अवेलेबल रहेगा। तो डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिए इस बैच को, एनरोल कीजिए। एंड अगेन इफ यू हैव एनी कंसर्न्स यू कैन अप्रोच मी ऑल्सो। एंड ARG लाइफ का कोड भी आप यूज कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हम यहाँ पर कह तो रहे हैं कि हमारा बैंकिंग इकोसिस्टम या जो बैंकिंग इंडस्ट्री है वो यहाँ पर सक्षम है। जी हाँ, सक्षम है। दे हैव दैट काइंड ऑफ फंड्स विच दे कैन यूज फॉर दीज काइंड ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम इन्वेस्टमेंट्स। उन्हें जो कैपिटल यहाँ पर चाहिए वो हमारा बैंकिंग सिस्टम भी प्रोवाइड कर सकता है। बट कैसे? तो 4 इंपॉर्टेंट फिनोमिनाज हम यहाँ पर स्टेप्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिनके थ्रू ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है और एक मेजर कैपिटल अनलॉक हो सकता है हमारी बैंकिंग इकोसिस्टम का, विच इज अगेन कैन बी यूज्ड ताकि ऐसे इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को यहाँ पर प्रमोट किया जा सके। सबसे पहली बात हम यहाँ पर बात करेंगे लिक्विडिटी के रूल्स के बारे में। देखिए, भारत में इंडिया के जो बैंकिंग सिस्टम है वहाँ पर आपके 2 तरीके के लिक्विडिटी रूल्स हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। एक रहता है SLR का और एक लेता है LCR का। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसके तहत बैंक्स आर मेंटेन्ड टू मेंटेन 18% ऑफ देयर NDTL। जितना भी उनके पास डिपॉजिट्स आ रहा है, रफली मैं आपको बता रहा हूँ, उसका 18% तक यहाँ पर उन्हें इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड, कैश अपने पास रखना है, जिसे वो उधार में नहीं दे सकते। सिमिलरली उन्हें LCR भी यहाँ पर मेंटेन करना रहता है कि 30 दिन का जितना भी उनका एवरेज विड्रॉल है किसी भी एक बैंक का, उतने दिन का पैसा उन्हें किसी ना किसी हाई लिक्विड एसेट में मेंटेन करके रखना है अपने पास, ताकि कभी भी अगर कोई पैसा लेने आए तो डिपॉजिटर का पैसा देने में उनको कोई झिझक ना हो, बैंक रन जैसी सिचुएशन यहां पर क्रिएट ना हो। बट नाउ द पॉइंट इज, जो कि बहुत एफिशिएंटली इस आर्टिकल में रेज किया गया था,
सिंपल सा पॉइंट यहां पर कहा गया कि भैया ये डबल लेयरिंग क्यों है, एक तरफ एसएलआर भी मेंटेन करना है, एक तरफ एलसीआर भी मेंटेन करना है, क्योंकि बासल 3 फ्रेमवर्क तो कहता है आप एलसीआर मेंटेन करो, और ग्लोबली सभी बैंक्स भी एलसीआर के ऊपर ही यहां पर फोकस करते हैं। तो इंडिया में डबल लेयर क्यों की जा रही है? बिकॉज जब डबल लेयर की जा रही है तो कहीं ना कहीं बैंक का जो लिक्विडिटी है, जो बैंक आगे पैसा उधार दे सकता है, वो ब्लॉक हो जा रहा है इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, राइट? अब वही चीज को कंसर्न यहां पर रेस किया गया और ये ऑब्जर्व किया गया कि पिछले कुछ सालों में पहले तो भैया आपकी ये लिक्विडिटी एसएलआर वाली जो आपकी रिक्वायरमेंट है 38% तक भी यहां पर पहुंच गई थी। दैट मींस अगर 100 रुपए का डिपॉजिट आ रहा है, 38 रुपीज वहां पर रिजर्व के तरीके से रखे जा रहे हैं, एंड बाकी के जो बचे 62 रुपीज है, बस अब वही बचा है उधार देने के लिए। हालांकि उसको ग्रेजुअली यहां पर रिड्यूस किया गया, 18% तक यहां पर लाया गया, बट द पॉइंट इज कि अभी भी ये मोर देन इनफ है। हो गया भैया, बैंक सब हमारे स्टेबल हो चुके हैं, दे हैव सफिशिएंट कैपिटल। अगर मैं सीआरआर रेशो की भी बात करूं, देखो थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत आए, है ना, कोई दिक्कत नहीं, पर आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर मैं सीआरआर की बात करूं, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशो, कि जितने भी रिस्की एसेट्स हैं, जितने भी रिस्की उधार हैं, उसके कंपैरिजन में कितना कैपिटल यहां पर बैंक्स को मेंटेन करना है, तो आरबीआई कहता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए कि भैया आपको यहां पर 12% मेंटेन करना है, दैट्स इट। हमारे इंडियन बैंक्स यहां पर और कैपिटल मेंटेन करते हैं और नॉन रिस्की कमर्शियल ऑपरेशंस यहां पर रन करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो सीआरआर का रेशियो है, जो कि 12% होना चाहिए, इससे कहीं ज्यादा 15-16% तक यहां पर देखने को मिलता है, राइट? सो बैंक्स डू हैव सफिशिएंट कैपिटल ताकि ऐसे किसी भी रिस्की एसेट या रिस्की लोन को, उसके लॉस को वहां पर अब्सॉर्ब कर सकें। तो उसके बावजूद इतना बड़ा लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट क्यों, जब ऑलरेडी एलसीआर यहां पर मेंटेन्ड है? तो ये 18% का जो सिस्टम था, ये तो पहले रखा गया था ताकि भैया बैंक्स भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते रहें और सरकार को भी थोड़ा बहुत पैसा यहां पर मिलता रहे उधारी के तौर पर। बट अब जब से यहां गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने की ऑप्शन एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी ओपन कर दी गई है, सो बैंक्स शुड नॉट बी फोकसिंग और शुड नॉट बी इन्वेस्टिंग दैट डिपॉजिट मनी कि भैया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया और उसे वहां पर सेफ रखा। बिकॉज अगर यही पैसा यहां पर अनलॉक कर दिया जाए तो बहुत मेजर लिक्विडिटी पुश यहां पर इकोनॉमिक सिस्टम में या हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में यहां पर दिया जा सकता है। बट पॉइंट वही है कि रिस्की लैंडिंग है, उतना रिस्क एपेटाइट भी यहां पर रखना पड़ेगा, और अब वो समय आ चुका है कि अब हम सेफ नहीं रह सकते ना। पॉइंट ही यहां पर इसने यही रेस किया कि स्टेबिलिटी एट द कॉस्ट ऑफ ग्रोथ, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर हम अपनी ग्रोथ को रोक के स्टेबिलिटी यहां पर प्रेफर कर रहे हैं, तो एक समय आएगा जब ग्रोथ भी नहीं रहेगी और सिस्टम ऑलरेडी वहां पर फिर अनस्टेबल हो जाएगा। सो दैट इज द पॉइंट जो कि यहां पर हाईलाइट किया गया, और इसमें बहुत अच्छे से इस आर्टिकल में बताया गया कि अगर मान लो एसएलआर में कुछ भी इंक्रीज लाया जा रहा है, तो उसके से अगर 1% का भी इंक्रीज है, जीडीपी ग्रोथ यहां पर फॉल कर रही है, इन्फ्लेशन वहां पर बढ़ रही है, लेंडिंग रेट्स वहां पर बढ़ रहे हैं, पॉलिसी रेट्स वहां पर बढ़ रहे हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वहां पर फॉल कर रही है, कंजम्पशन वहां पर फॉल कर रही है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट वहां पर फॉल कर रहा है। अक्रॉस वेरियस पैरामीटर्स जब भी एसएलआर में 1% का भी इंक्रीज है, सभी में हमें नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो दिस इज समथिंग दैट शुड बी रिजॉल्व्ड। एंड बार बार हम ये चीज देखते हैं कि हमारा बैंकिंग इकोसिस्टम आरबीआई के ऊपर डिपेंडेंट रहता है लिक्विडिटी के लिए। क्यों रेपो ऑपरेशन इतने सारे होते हैं? रीजन इज क्वाइट सिंपल कि लिक्विडिटी उतनी मैनेज नहीं कर पाते, बिकॉज ये रिजर्व की रिक्वायरमेंट्स अभी भी 18% तक की हैं। तो सिंपल सजेशन यहां पर यही है कि भैया पहली बात तो इस एसएलआर को थोड़ा सा कम किया जाए, ग्रेजुअली इसको फेज आउट किया जाए, बिकॉज आप एलसीआर के थ्रू अच्छे तरीके से लिक्विडिटी यहां पर मैनेज कर रहे हो। डिपॉजिटर का पैसा कभी भी वो आके बैंक से उधार लेना चाहते हैं, रिटर्न लेना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, वो इजीली कर सकते हैं। 100% एलसीआर आपका मेंटेन्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उस चीज में। तो एसएलआर को अगर ग्रेजुअली यहां पर रिड्यूस किया जाए तो डेफिनेटली बैंकिंग इकोसिस्टम के पास और सरप्लस कैश यहां पर अवेलेबल रहेगा, जो कि करंट रिक्वायरमेंट के बेसिस पर हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम को डाइवर्ट किया जा सकता है। और वो डाइवर्जन जो है, जरूरी नहीं कि भैया बैंक हमेशा उधार ही दे, भैया बैंक इन्वेस्टमेंट भी तो कर सकता है। बैंक डायरेक्टली जाके इक्विटी इन्वेस्टमेंट करे। लग रहा है उनको इमर्जिंग स्टार्टअप है, देन व्हाई नॉट? लग रहा है कि इनोवेटिव स्टार्टअप है, देन व्हाई नॉट? क्यों ना यहां पर अब जो जिसके पास इतना सफिशिएंट कैपिटल अवेलेबल है, तो क्यों ना ऐसे ही बैंक्स में सेपरेट डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाएं जो कि इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट्स को ओवरटेक करें, राइट? सेकंड जो इंपॉर्टेंट यहां पर सजेशन दिया गया और हम जिसको फॉलो भी कर रहे हैं, जिसके बारे में हम यहां पर बात भी कर रहे हैं, इट इज दैट कि अभी भी हमारे बैंकिंग इकोसिस्टम में ना ये इंटरेस्ट मार्जिन काफी सिग्निफिकेंटली हाई देखने को मिलता है। इफ वी टॉक अबाउट आवर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो अभी भी इंटरेस्ट मार्जिन आपको 3-3.5% तक के बीच में देखने को मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के केस में तो और ज्यादा इंटरेस्ट मार्जिन है। इंटरेस्ट मार्जिन बेसिकली क्या है कि कितना प्रॉफिटेबल मार्जिन है, क्योंकि बैंक क्या करता है भैया, डिपॉजिटर से पैसा लेता है उधार पर, ठीक है जी, अपने पास रखेगा, उसको कुछ सेविंग्स रेट वहां पर ऑफर करेगा एंड वहीं आगे जाके लोन में ऑफर करेगा। तो मान लेते हैं कि बैंक द्वारा लोन पर 10% का इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा है
और वहीं अपने सेविंग्स रेट यहां पर वो मान लेते हैं 6% का यहां पर दे रहा है, तो इंटरेस्ट मार्जिन यहां पर कितने का बन जाएगा कि भैया 4% का प्रॉफिट है। अब इसी 4% के प्रॉफिट ज्यादा होने की वजह से ये जो लोन है ये 10% पर जा रहा है, विच इज अगेन नॉट दैट फिजिबल फॉर द इमर्जिंग स्टार्टअप्स कि वो इतनी ज्यादा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग यहां पर पे कर सकें, राइट। तो अगर हमें अपने इकोसिस्टम को और बेहतर बनाना है, उसमें ग्रोथ लानी है, तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग यहां पर सब्सटैंशियली रिड्यूस करनी पड़ेगी। एंड दिस इज समथिंग दैट हैज बीन डन बाय चाइना ऑल्सो। चाइना का इंटरेस्ट मार्जिन अगर आप यहां पर देखें तो सिग्निफिकेंटली यहां पर आपको 1 से 1.5% के बीच में देखने को मिलेगा, विच इंडिकेट्स कि वहां पर इंटरेस्ट मार्जिन बहुत कम रखते हुए ग्रोथ के ऊपर फोकस किया जा रहा है। एंड सिंस अगर हमारे देश में पब्लिक सेक्टर बैंक्स की प्रेजेंस ज्यादा है, जो कि गवर्नमेंट फंडेड, गवर्नमेंट बैक्ड हैं, तो भैया ये तो कर ही सकते हैं ना। इट इज पॉसिबल फॉर दिस पब्लिक सेक्टर बैंक्स बिकॉज अगेन वो ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगे। एंड अगर अच्छी इन्वेस्टमेंट्स आगे जाके की जाती हैं, जरूरी नहीं कि हर बार उधार देना, आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स भी यहां पर कीजिए, अच्छी इन्वेस्टमेंट्स अगर आगे जाके की जाती हैं, तो ऑल इन ऑल लॉन्ग टर्म में हमारे बैंकिंग इकोसिस्टम को ही यहां पर बेनिफिट मिलेगा। दिस इज समथिंग जो कि यहां पर बैंक्स को काम करना पड़ेगा अगर वो इस तरीके के इकोसिस्टम का हिस्सा यहां पर बनना चाहते हैं, और बनना भी पड़ेगा बिकॉज अगर चाइना में वहां पर बैंकिंग इकोसिस्टम ने इतना इंपॉर्टेंट रोल निभाया है, तो इंडिया में भी ये चीज यहां पर हो सकती है, राइट। अब वही कहा गया बैंक्स को यहां पर इंकरेज किया जाए कि इक्विटी या फिर रेवेन्यू शेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यहां पर किए जाए कि आप हाई इंटरेस्ट लोन्स को रहने दो, बिकॉज वो स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत मुश्किल होता है इतनी हाई कॉस्ट ऑफ बोरिंग पे करना। आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स यहां पर कीजिए, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को ना देखते हुए लॉन्ग टर्म इक्विटी गेन्स के ऊपर फोकस रखा जाए, और ऐसे स्टार्टअप्स के ऊपर फोकस रखा जाए जो कि आपके डीप टेक, क्लीन टेक, R&D हैवी जो स्टार्टअप्स हैं। एंड कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू बैंक्स भी सफिशिएंट प्रॉफिट्स यहां पर कमा पाएंगे। जो कमर्शियल ऑपरेशंस का जो नेचर है कि प्रॉफिट कमाना है, वो भी यहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो पहले 2 पॉइंट्स आई थिंक सभी को क्लियर हो गए हैं। पहला पॉइंट था यहां पर कि आपके जो लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं, SLR, LCR, जो डबल रिक्वायरमेंट्स हैं, कि SLR को ग्रेजुअली थोड़ा बहुत कम किया जाए, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट लिक्विडिटी यहां पर ओपन अप हो जाएगी बैंक्स के लिए, जो कि आगे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड, इंटरेस्ट मार्जिन्स को यहां पर कम किया जाए। अब आरबीआई को उसमें बहुत अहम रोल निभाना पड़ेगा। नाउ द थर्ड पॉइंट, ये चीज हम हर साल देखते हैं कि भैया आरबीआई ने इतना सरप्लस कैपिटल यहां पर कमाया, इतना सरप्लस प्रॉफिट्स यहां पर कमाए, और लास्ट में क्या किया, सरकार को ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, आप ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो पॉइंट यहां पर हमारा सिंपल सा क्या है, देखो हम इस पर्टिकुलर सिनेरियो में यही पॉइंट यहां पर रख रहे हैं कि बैंक्स के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना ऐसे स्टार्टअप्स में रिस्की है, तो क्यों ना उस रिस्की इन्वेस्टमेंट के लिए एक बफर फंड यहां पर बना दिया जाए। और ये बफर फंड कैसे बनेगा, यही आरबीआई का जो सरप्लस है उसी का एक हिस्सा यहां पर एक रिस्क मिटिगेशन बफर फंड को बनाने के लिए क्रिएट कर दिया जाए कि 2024 के फाइनेंशियल ईयर में 2,10,000 तक का सरप्लस ट्रांसफर किया गया, 2025 के फाइनेंशियल ईयर में 2,70,000 तक का सरप्लस ट्रांसफर किया गया। इट इज अ ह्यूज अमाउंट जो कि सरकार के पास यहां पर जा रहा है, जिसे ऑल्टरनेटिव तरीके से इस प्रकार का रिस्क मिटिगेशन बफर बनाने के लिए यूज किया जा सकता है, जिसका नाम भी यहां पर अगर रखें तो भैया स्टार्टअप रिस्क मिटिगेशन फंड, जिसमें से अगर हम कहें कि भैया इस सरप्लस में से अगर आप 20% भी निकाल के इस फंड में डाल रहे हो, तो भैया ये फंड काफी एफिशिएंटली बैंक्स को एक बैकिंग प्रोवाइड कर सकता है, ताकि बैंक्स आगे जाके ऐसी रिस्की लेंडिंग या रिस्की इन्वेस्टमेंट्स कर सकें। एंड अगर कल को कोई अगर फॉल बैक होता भी है, डिपॉजिटर के पैसे के ऊपर कोई असर पड़ता भी है, तो उस केस में इस रिस्क मिटिगेशन फंड या फिर इस स्टार्टअप रिस्क मिटिगेशन फंड के पैसे को यूटिलाइज किया जा सके। और इसमें यह भी कहा गया कि भैया आपके आरबीआई सिड भी इनको को मैनेजर इसका फंड का बना दिया जाए, एंड कोशिश की जाए कि भैया ऐसे जितने भी बैंक हैं अगर उनके कुछ लॉसेस हो रहे हैं तो उनको ओवरकम किया जा सके। अब इसमें आपका फर्स्ट लॉस गारंटीज कवर कर सकती कि ये फंड गारंटी प्रोवाइड करे उस स्टार्टअप के बिहाफ पे। दैट इज द पॉइंट। तो ये सरप्लस जो पैसा यहां पर आरबीआई कमाती है, अब इस पैसे को दोबारा से ये रीयूटिलाइज करने की यहां पर बात आ चुकी है ना, कि सरकार थोड़ा सा डिपेंडेंस अपनी कम कर दे आरबीआई के ऊपर, एंड बैंकिंग को सिस्टम यहां पर मेजर ग्रोथ पुश प्रोवाइड करे। और सिमिलर चीजें जर्मनी बैंक्स के द्वारा भी वहां पर की गई हैं, वहां के सेंट्रल बैंक भी इस प्रकार की गारंटीज प्रोवाइड करते हैं, ताकि अगेन जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं वो आगे जाके लोन्स यहां पर प्रोवाइड करें फॉर द स्टार्टअप इकोसिस्टम। दैट इज समथिंग विच इज वेरी क्रूशियल। ऑलराइट, उसके अलावा लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि यहां पर है, अगेन अ वेरी फिनोमिनल अमाउंट ऑफ मनी विच इज अनटैप्ड, जो है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का। अभी रिसेंटली हमने कुछ दिन पहले इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो अगेन अगर देखा जाए कि कितना अनक्लेम्ड मनी है इंडियन बैंक्स के पास, 67,000 करोड़ रुपीस। तो क्यों ना इस अनक्लेम्ड मनी को, जो कि हम बेसिकली अपने डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में मेंटेन करके रखते हैं, क्यों ना भैया इसका कुछ एक हिस्सा एक पर्टिकुलर स्टार्टअप इनोवेशन फंड में डाल दिया जाए,
राइट। उस स्टार्टअप इनोवेशन फंड के थ्रू आगे जाके डिफरेंट तरीके की इन्वेस्टमेंट्स वहां पर कर दी जाए, या फिर इसको एज एन एंडाउमेंट फंड यहां पर बना दो कि इसको जगह जगह इन्वेस्ट करो, यहां से जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसको आगे जाके स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया जाए, बिकॉज दिस इज द अनटैप्ड कैपिटल ना, जिसको हम फर्दर किसी भी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। देन व्हाई नॉट डू इट? हम किसका वेट कर रहे हैं? हमें ये तो नहीं चाहिए ना कि हम कोई और देश करेगा तभी हम करेंगे। हम नया सिस्टम यहां पर लगा सकते हैं, नया सिस्टम इनोवेट कर सकते हैं जिसके थ्रू ये चीज यहां पर पॉसिबल हो पाए। तो दैट इज समथिंग जिसको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है करंटली, कि ये सारे टूल्स, ये सारे अनटैप्ड जो हमारे पास पोटेंशियल रिजर्व्स ही कह सकते हैं इनको, जो अवेलेबल हैं, अब समय आ चुका है कि इन्हें अगेन एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन के ऊपर फोकस रखा जाए। और अगर थोड़े से मेट्रिक्स भी यहां पर देखे जाएं कि कितना फंड डिप्लॉय हो सकता है आने वाले 5 सालों में, तो भैया 2 लाख करोड़ तक का फंड हम इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं। 10,000 तक के आपके स्टार्टअप्स यहां पर फंड किए जा सकते हैं, नई जॉब्स यहां पर क्रिएट की जा सकती हैं। एंड प्राइमरीली जो आपके टेक एनेबल्ड सेक्टर्स हैं, जो इनोवेटिव सेक्टर्स हैं, उनके ऊपर प्राइमरी फोकस यहां पर रखा जा सकता है। एंड अगेन फोकस को यहां पर डाइवर्ट करने की आवश्यकता है टुवर्ड्स द टियर 2 एंड टियर 3 सेंटर्स आल्सो, ताकि वो रीजनल इक्विटी भी यहां पर मेंटेन रहे एंड ओवरऑल इंक्लूसिव ग्रोथ यहां पर हो सके। तो दीज आर द सम ऑफ द सजेशंस व्हिच डेफिनेटली अगर बैंक्स यहां पर अडॉप्ट करें, हमारा बैंकिंग इकोसिस्टम यहां पर अडॉप्ट करे, तो हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक मेजर कैपिटल पुश यहां पर क्रिएट हो सकता है, जो कि लॉन्ग टर्म में एक एंटरप्रेन्योरशिप की जो पूरी लहर है उसको एक नए स्केल, नए हाइट्स तक लेके जा सकता है। एंड जो हमारे कंसर्न्स हैं मेक इन इंडिया के, अपनी इनोवेशन के, अपने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के, वो कंसर्न्स भी हम यहाँ पर एड्रेस कर पाएंगे। तो उम्मीद यही रहेगी कि भैया अगर ऐसा कुछ किया जाए तो बहुत सोच समझ के किया जाए एंड लॉन्ग रन में एक कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी के साथ और इंटेग्रिटी के साथ ऐसे पैसे को आगे जाके यूटिलाइज किया जाए। तो आई होप आपके लिए भी कुछ ना कुछ वैल्यूएशन पॉइंट्स जरूर आपको मिले होंगे, जो कि आप अपने मेन आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।